न्यूयॉर्क जैसे बड़े और व्यस्त शहर की एक ऊंची और आलीशान बिल्डिंग को दिखाते हुए इस मूवी की शुरुआत होती है। गगनचुंबी इमारतों के बीच खड़ा ये अपार्टमेंट बाहर से जितना चमकदार और खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही बिखरा और उदास था। कैमरा धीरे धीरे एक छोटे से अपार्टमेंट की ओर जाता है और वहीं हमें इस कहानी की असली शुरुआत दिखाई देती है। इस अपार्टमेंट के अंदर रहती थी सिर्फ 8 साल की एक नन्ही बच्ची जिसका नाम था जोई। लेकिन उसकी मासूम उम्र में भी उसके चेहरे पर हंसी बहुत कम ही दिखाई देती थी, क्योंकि रोज रोज उसके माता पिता के झगड़े, चिल्लाना और एक दूसरे को कोसना उसकी नन्ही सी जिंदगी पर भारी पड़ चुका था। एक दिन जब उसके माँ बाप का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो जोई तंग आकर किचन में भागी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने अपनी छोटी सी हथेलियों से अपने कानों को ढक लिया और फिर शोर को दबाने के लिए हेडफोन कानों में लगा लिए। खिड़की के पास बैठकर वह बाहर आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे वह उस दुनिया से बिल्कुल अलग होना चाहती हो। इतनी कम उम्र में ही उसने मान लिया था कि यह दुनिया उसके लिए नहीं बनी। धीरे धीरे उसने सब चीजों की परवाह करना ही छोड़ दिया, चाहे माता पिता का झगड़ा हो या अपना बचपन। अब समय तेजी से बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। अब वही नन्ही सी बच्ची जोई एक जवान और खूबसूरत लेकिन अंदर से टूटी हुई लड़की बन चुकी थी। एक सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोई देर से उठती है और घबराहट में जल्दी जल्दी अपने सारे काम करने लगती है। वह यहाँ न्यूयॉर्क की एक ऊंची बिल्डिंग में खिड़कियां साफ करने का काम करती थी। देखने में यह काम बहुत छोटा लग सकता था, लेकिन उसके लिए यही काम उसकी जिंदगी की डोर था, क्योंकि इसी से उसका और उसके भाई का गुजर बसर चलता था। उसका बॉस बेहद गुस्सैल और खड़ूस इंसान था। वह मिनट भर की भी देरी बर्दाश्त नहीं करता था। इसी डर से जोई अपने काम की तैयारी भागदौड़ में करने लगती है, मगर जल्दबाजी में उसका हर एक काम गड़बड़ हो रहा था। इतने में अचानक उसके फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है, अगर तुम जल्दी से हमारे ऑफिस नहीं आई तो हम तुम्हारे भाई को स्कूल से निकाल देंगे और उसका सारा सामान बाहर फेंक देंगे। अब ये सुनकर जोई के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे वैसे ही अपने काम के लिए लेट हो रहा था और ऊपर से अब नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। जोई फौरन अपने भाई जिम्मी के स्कूल पहुंचती है। वहाँ प्रिंसिपल उसे डांट रही होती है। असल में जिम्मी कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था, लेकिन वह ठीक से पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी और तनाव झलकता था। बचपन में ही अपने माता पिता के रोज के झगड़ों ने उसकी मानसिक हालत पर गहरा असर छोड़ा था। अब वह किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता था। पिछले 3 साल से लगातार फेल हो रहा था। प्रिंसिपल का धैर्य अब जवाब दे चुका था। चाहे जोई कितनी भी मिन्नतें करती, लेकिन उन्हें साफ कह दिया अब हम उसे और ज्यादा यहाँ नहीं रख सकते। बेचारा जिम्मी और टूटी हुई जोई दोनों चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। जोई को देर हो रही थी, इसलिए उसने जिम्मी को साथ लिया और काम की तरफ बढ़ गई। लेकिन किस्मत भी जैसे उसकी दुश्मन बन चुकी थी। उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वक्त खराब न करते हुए वह जिम्मी को लेकर फौरन बस पकड़ लेती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि वह गलत बस में बैठ गई है। मजबूरी में उसे दोबारा दूसरी बस पकड़नी पड़ती है। आखिरकार जब वह अपने काम की जगह पहुंचती है तो वहां लिखा होता है वजाई बिल्डिंग। दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम वजाई बिल्डिंग होता है। जैसे ही वह एंट्री करती है, उसने जिम्मी को एक कोने में बैठा दिया और कहा, यहाँ चुपचाप बैठकर मेरा इंतजार करना, बस 2 घंटे में मैं काम निपटा कर आ जाऊंगी। इतना कहकर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। संयोग से उसी लिफ्ट में बिल्डिंग का असली मालिक भी चढ़ता है। यह मालिक कोई आम आदमी नहीं था। उसका बिजनेस बहुत बड़ा था। पेड़ों को काटकर वहाँ बिल्डिंग्स खड़ी करना और फिर उन बिल्डिंग्स को किराए पर चढ़ाना। पैसा उसके लिए सब कुछ था, इंसानियत उसके लिए कुछ भी नहीं। यहीं से असली कहानी धीरे धीरे एक अंधेरे और रहस्यमयी मोड़ पर मुड़ने लगती है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, उस बिल्डिंग के मालिक के सामने एक प्रेग्नेंट लेडी आकर खड़ी हो गई। आमतौर पर कोई भी इंसान ऐसी औरत को देखकर मदद की भावना रखता है, लेकिन उस मालिक की आंखों में अजीब सी नफरत और घृणा झलक रही थी। उसकी निगाहें मानो कह रही हो कि उसे दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। यह देखकर साफ समझ आ गया कि वह आदमी दिल से बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इधर जोई अपने बॉस के ऑफिस में जाती है, लेकिन बॉस की आदत तो वही थी, बिना सुने ही आदेश सुनाना। उसने जोई की बात काटते हुए सख्त आवाज में कहा, तू लेट आई है, सजा मिलेगी। अब तू पूरे 6 घंटे अतिरिक्त काम करेगी और जिन खिड़कियों को तूने साफ किया है उन्हें दोबारा से साफ करना पड़ेगा। अब ये सुनकर जोई तो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है, लेकिन वह नौकरी खोने का रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसी काम से तो उसका और उसके भाई का गुजारा चलता था। उसने बारी मन से हामी भरी और फौरन अपना सामान उठाकर बाहर की खिड़की पर लटक गई। सोचिए दोस्तों, न्यूयॉर्क की गगनचुंबी बिल्डिंग की ऊंचाई पर बस एक रस्सी और हॉर्नेस के भरोसे लटक कर खिड़की साफ करना कितना खतरनाक काम होता है। नीचे देखने पर जैसे पूरा शहर उसके पैरों तले समाया हो और हल्की सी गलती सीधे मौत की तरफ ले जा सकती थी। सच में यह काम सिर्फ वही कर सकता था जिसमें हिम्मत और मजबूरी दोनों हो। खैर, इसी दौरान वहाँ एक शख्स आता है जिसका नाम था नोवा। वह जोई का काफी अच्छा दोस्त था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। सच कहे तो जोई के दिल में नोवा के लिए दोस्ती से बढ़कर भावनाएं पलने लगी थी। वो दोनों साथ साथ हंसते बोलते खिड़कियां साफ कर रहे थे। इस काम की थकान और खतरे के बीच नोवा की बातें जोई को हल्का फुल्का बना रही थी। बातचीत के दौरान नोवा अचानक कहता है, तुझे पता है आज रात यहीं इस बिल्डिंग में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है।
जोई हैरान रह गई। उसने सोचा ये नोवा को कैसे पता, क्योंकि ऐसे फंक्शन के बारे में उनके जैसे सिंपल वर्कर्स को कभी भी जानकारी नहीं दी जाती थी। बॉस हमेशा उन्हें दूर ही रखते थे। लेकिन नोवा बस मुस्कुरा कर रह गया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। जाते जाते उसने जोई को गुड बाय कहा और हाँ, 2 दिन बाद उसने जोई को घर आने का वादा भी किया था, जिस पर जोई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब जोई फिर से अपने काम में जुट गई। लेट आने की वजह से उसे भी ज्यादा सफाई करनी पड़ी। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात उतर आई। अंदर से अब पार्टी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। म्यूजिक, लाइट, शोरगुल सब बढ़ रहा था। बाहर खिड़की पर लटक कर काम कर रही जोई उस चमक दमक से बिल्कुल अलग अपने काम में पसीना बहा रही थी। इसी बीच उसका भाई जिम्मी वहाँ आ जाता है। वह कहता है कि वह और इंतजार नहीं करेगा और अकेले ही घर जाना चाहता है। लेकिन जोई को डर था कि कहीं वह रास्ते में खो ना जाए या कोई और मुसीबत न हो जाए, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा ऐसा ही होता है। इसलिए उसने उसे डांट दिया और सख्ती से कहा, चुपचाप बैठो, मैं कह रही हूँ तो मानो। इस पर जिम्मी गुस्सा हो गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वह कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। उधर काम करते करते जोई थोड़ी पीछे हटती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। उसके हाथ से स्पंज नीचे गिरता है, जो सीधा नीचे खड़े एक आदमी के सिर पर जा लगता है। आदमी चौंक कर ऊपर देखता है और तभी वहाँ पर 8 अजीबोगरीब लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने काले और डरावने मास्क पहन रखे थे। उनकी एंट्री बिल्कुल फिल्मी खलनायकों की तरह थी, चुपचाप लेकिन बेहद खतरनाक। उन्हें देखकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया, यहाँ तक कि वजाई बिल्डिंग का मालिक भी हैरान था। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसने इन लोगों को यहाँ बुलाया नहीं था। अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पार्टी के मजे लेने आए लोग धीरे धीरे डर और घबराहट में आने लगे। इधर जोई ने जैसे तैसे अपना काम पूरा किया और ऊपर लौटने के लिए अपने बॉस से कहती है। लेकिन तभी बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में वही मास्क पहने हुए लोग घुस आते हैं। उनकी चाल डाल देखकर लगता था कि जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो, और अगले ही पल उन्होंने जोई के बॉस को बेरहमी से मार डाला। अब जैसे ही मास्क वाले लोग बिल्डिंग को सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कब्जे में लेते हैं, पूरे कंट्रोल रूम में एक अजनबी ठंडक फैल जाती है। उनका तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल था। कुछ लोग सीधे कंप्यूटर के सामने बैठकर कीबोर्ड की चमकती हुई रोशनी में जोर जोर से टाइपिंग कर रहे थे और उनके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे किसी संगीत में ताल पर नाच रहे हो। स्क्रीन पर पासवर्ड टूटते नजर आ रहे थे, कैमरे ब्लैक हो रहे थे और दरवाजे अपने आप लॉक हो रहे थे। नीचे जहाँ पार्टी का शोर और चमक दमक थी, वही मास्कधारी समूह एक नाजुक रणनीति से जहरीली गैस छोड़ने लगते हैं। वे खुद ऑक्सीजन मास्क पहने हुए थे, जैसे किसी युद्ध के मैदान में सैनिक तैयारी पर हो। और देखते ही देखते जो लोग मास्क नहीं पहने आए थे, वह एक एक करके बेहोश पड़ने लगते हैं। म्यूजिक की धुन तेज धीरे धीरे धीमी पड़ गई और धीरे धीरे कमरे में सन्नाटा उतर आया। लेकिन मास्क वालों की कोई हद नहीं थी। उन्होंने बिल्डिंग में कुछ बड़े लोगों को बेहोश नहीं होने दिया और उन्हें ऑक्सीजन दी, बेशक इसलिए क्योंकि इनका उपयोग उनके आगे आने वाले मकसद के लिए जरूरी था। ये वही लोग थे जिनके बयान और पब्लिसिटी से समाज पर असर पड़ता था। वह लोग जो फैसले लेते थे, जिनकी जरूरत अब मास्क वालों को उनके मिशन के सच साबित करने के लिए थी। इस उथल पुथल में जोई ऊपर रस्सी से चढ़ते हुए हर कदम पर डर और उम्मीद दोनों महसूस कर रही थी। उसे अपने बॉस का कोई मैसेज नहीं मिला और फोन पर भी कोई जवाब नहीं मिला। वह ऊपर कमरे में पहुंचना चाह रही थी कि किसी कमरे में उसे बिल्डिंग का मालिक मिला जो नशे में धुत था। अब जोई की सांसें ढीली और कदम अस्थिर थे। अचानक उसी कमरे का दरवाजा खुला और एक मास्क मैन अंदर आया। उसने मालिक को कसकर पकड़कर उठाया और जोई के सामने ले गया। वह मास्क उतारता है और जोई की धड़कन वहीं रुक जाती है। वह कोई और नहीं था बल्कि नोवा ही था। वही नोवा जिसे जोई दोस्त समझती थी, पर बदले हुए एहसासों के साथ अब उसके सामने खड़ा था। नोवा की आंखों में ठंडी ठंडी चमक थी, जैसे कोई विश्वासघात करने वाला आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है। उसने जोई की तरफ देखा और बॉस को खींचकर बाहर की तरफ ले गया। जोई को तभी समझ में आ गया कि ये लोग सिर्फ लूट करने नहीं आए, बल्कि इनका मकसद बड़ा और खतरनाक है। जोई डरते हुए चीख चीख कर मदद के लिए आवाजें लगाती है, पर ऊंचाई और धुंधली रोशनी में उसकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। उसने आसपास के तारों को रगड़कर चिंगारियां पैदा करने की कोशिश की, पर अंदर का माहौल धुंधला हो रहा था और कोई भी उसकी तरफ नहीं देख सका। अब किसी बड़े हॉल में मास्कधारी लोग सभी मेहमानों और स्टाफ को एक ही कमरे में इकट्ठा करवा चुके थे। अब उनके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई और माइक्रोफोन हाथ में लेकर उनका स्पोक्समैन बोला, हमारा मकसद ये सिस्टम तोड़ना है जो पेड़ों को काट कर इमारतें बनाते हैं, जो मुनाफा कमाने के लिए जिंदगियां नष्ट करते हैं। आप सब इस मिशन का हिस्सा हो रहे हैं। अब हम आपसे एक स्टेटमेंट लेते हैं। आप कबूल करो कि आपकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। मास्क वालों का एक मूल नियम था, कोई सीधा नुकसान नहीं। वे कहते थे कि उनका मकसद सिस्टम को शर्मसार करना है, न कि निर्दयता से लोगों को मारना। मगर बिल्डिंग का मालिक मनमानी करता रहा और यही सब कुछ बदल देता है। अब नोवा का गुस्सा काफी बढ़ जाता है और वह अचानक एक कर्मचारी को मार देता है। अब यह देखकर उसका बॉस भड़क उठा, ये क्या कर रहे हो? इंसानियत कहाँ चली गई तुम्हारी?
मगर नोवा का दर्द इतना गहरा था कि वह अपने वफादारों की हदें पार कर बैठा। अब उसी लड़ाई में नोवा अपने बॉस को भी गोली मार देता है और फिर उन लोगों को भी खत्म कर देता है जो उसके बॉस के वफादार थे। अब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हर किसी के होश उड़ गए। नोवा ने बिल्डिंग के मालिक के टांग में भी गोली मारी ताकि वह और न भाग सके। बाहरी दुनिया में गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से कड़ा घेराव कर लिया। हेलीकॉप्टर्स की बत्तियां आसमान में घूमने लगी। एक हेलीकॉप्टर जोई के ठीक ऊपर मंडराकर बोलता है, हैंड्स अप, नीचे आ जाओ। अब जोई कुछ कह पाती इससे पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट की हेड का फोन आया। आवाज में ठंडक थी और आदेश साफ, तुम किसी के साथ भी मत खड़े होना, वहीं रुको, किसी तरह का तनाव पैदा मत करना। इधर नोवा का मास्टर प्लान और भी खतरनाक निकला। उसने कई होस्टेज की छाती पर बम लगा दिए थे और उन बमों का कंट्रोल एक घड़ी से जुड़ा हुआ था। अगर नोवा की सांसें रुकती या अगर घड़ी उसके ऊपर होती तो पूरा टाइमर तुरंत सक्रिय होकर बिल्डिंग को तहस नहस कर देगा। यह बंधन नोवा ने समय अपने साथ जोड़ा था। एक तरह की शर्त, अगर मैं मरूंगा तो ये जगह भी खत्म हो जाएगी। अब स्थिति एकदम दमकती हुई तंज की तरह थी। अब पुलिस भी बाहर से घेर चुकी थी। अंदर सब लोग बंधक थे और नोवा और उसके साथियों ने बिल्डिंग को एक समय बम की तरह बना दिया था। अब जोई के कदम भी थरथराने लगते हैं। अब उसे ही कोई हल ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास न तो सिर्फ अपनी जान बल्कि जिम्मी और उसकी इमारत में फंसे अनगिनत लोगों की भी जिंदगी बचाने का भार था। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि पुलिस का साफ आदेश दे दिया गया कि नोवा को हर हाल में जिंदा पकड़ना है, क्योंकि अगर वो मर गया तो बम फटने से पूरी बिल्डिंग राख में बदल जाएगी। इधर अंदर नोवा और उसके लोग लगातार सभी कर्मचारियों और मेहमानों से कन्फेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। उन बयानों में वह साफ साफ स्वीकार कर रहे थे कि इस कंपनी के लालच और गलत फैसलों की वजह से रोज इंसानों की जान जाती है। अगर ये फुटेज इंटरनेट पर अपलोड हो जाता तो बजाय बिल्डिंग की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती और यह कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाती। लेकिन नोवा सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका। उसे पुलिस की डिप्टी का कॉल आया और कहा, नोवा कमांडोज को पीछे से भेजा जा रहा है, अब सरेंडर कर जाओ। नोवा ने शांत लेकिन डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, बेहतर होगा उन्हें तुरंत पीछे बुला लो, वरना एक ऐसा धमाका होगा जिसे रोक पाना तुम्हारे बस में नहीं होगा। अब डिप्टी मजबूर होकर अपने कमांडोज को पीछे बुला लेती है, मगर नोवा की निर्दयता का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। उसने पहले ही जाल बिछा रखा था और कुछ ही पलों बाद उसने रिमोट से उन कमांडोज को भी बम से उड़ा दिया। धमाके की गूंज से पूरी बिल्डिंग कांप उठी। नोवा का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसने एक बम को रस्सी के सहारे धीरे धीरे जोई की तरफ भेजना शुरू किया। जोई की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने फौरन उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया और जान बचाकर बिल्डिंग से दूसरे किनारे भागी। बम उसके पीछे पीछे नीचे उतर रहा था और तभी एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा प्लेटफॉर्म उड़ गया। जोई बस बाल बाल बची। अगर वह एक सेकंड भी लेट होती तो उसका शरीर धमाके में राख हो चुका होता। उधर पुलिस के स्नाइपर्स ने बिल्डिंग पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर बिल्डिंग का ग्लास बुलेट प्रूफ था। गोलियां उस पर लगी पर अंदर नहीं गई, लेकिन कांच अब कमजोर हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिम्मी ने जोर से धक्का मारा और कांच तोड़ दिया। उसने अपनी बहन जोई को अंदर खींच लिया। अब दोनों भाई बहन ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि पीछे 3 मास्क मैन उनके पीछे पड़ गए। भागते भागते वह कमरे में घुस गए। वहाँ दोनों ने हिम्मत जुटाकर एक एक करके उनसे लड़ाई शुरू कर दी। भाई बहन की जोड़ी ने आखिरकार 2 मास्क मैन को मार गिराया, मगर तीसरी एक लड़की ने जोई पर बंदूक तान दी। उसने जैसे ही ट्रिगर दबाने की कोशिश की तो जिम्मी ने पास पड़ा ग्रेनेड उठा लिया और धमाका कर दिया। लड़की वहीं खत्म हो गई। अब दोनों सीधे सर्वर रूम की तरफ भागे। वहाँ मास्क मैन के 2 आदमी कंप्यूटर पर नजर रखे हुए थे। जोई ने बिना कुछ देर के दोनों को शूट कर दिया और जिम्मी को सर्वर रूम के अंदर भेज दिया। जिम्मी के लिए यह वक्त उसकी असली परीक्षा थी। अब उसने कंप्यूटर का कोर्स तो किया ही था, उसे सिस्टम की जानकारी थी। वह तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करते हुए उसने सारी रिकॉर्डिंग्स को ढूंढा और धीरे धीरे सबको डिलीट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक एक करके सारे कंप्रेशन मिटते गए तो यह देखकर जोई की आंखों में उम्मीद लौट आई। इसी बीच कमांडोज भी अंदर आ चुके थे। उन्होंने मास्क वालों पर हमला बोल दिया। गोलियों की बौछार, चीखें और धमाकों के बीच वह होस्टेज के शरीर पर लगे बम को डिफ्यूज करने में जुट गए। उधर जोई नोवा को ढूंढने निकल पड़ी और किस्मत से उसे नोवा एक अंधेरे कॉरिडोर में मिल भी गया। नोवा की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसने कहा, ये सिस्टम इंसानों की जान लेता है, मैं इन्हें सबक सिखाने आया हूँ। जोई ने गुस्से से जवाब दिया, फैसले करने का हक किसी एक इंसान का नहीं होता। तुम किस हक से तय करोगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? अब इतना सुनना था कि नोवा ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां, मुक्के, किक, सब कुछ चलता रहा। दोनों लगभग बराबरी पर थे। अब आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद जोई ने नोवा को नीचे गिरा दिया। वह एक तार को पकड़कर लटक गया। नीचे अंधेरे में उसका शरीर झूल रहा था। नोवा ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, अगर मैं मरा तो ये बिल्डिंग भी साथ जाएगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुझे ऊपर खींच लो। लेकिन जोई ने उससे पहले ही चालाकी से वह घड़ी निकाल ली थी जिससे बम जुड़ा था। वहीं ठंडी नजरों से बोली, तेरा खेल खत्म, और उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। वो नोवा नीचे गिरते ही मौत की खाई में समा गया। उसकी मौत के साथ ही खतरा टल गया।
पुलिस ने सभी होस्टेज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बम डिफ्यूज कर दिए गए। बाहर निकलते समय पुलिस डिपार्टमेंट की हेड ने जोई को गले लगाकर कहा, आज तुमने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अब जोई को $5 मिलियन का इनाम भी दिया गया। जिम्मी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। दोनों भाई बहन पहली बार चैन की सांस ले पाए और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो जरूर अपना प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।